गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन किया था। आइए आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इस प्रश्न का उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां पर बदलू उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था और बदलू को वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु को देने के बदले में वस्तु ही लेना, पैसे नहीं लेना। पुराने समय में ये पद्धति प्रचलित थी कि अगर कोई वस्तु हम बेचते थे तो उसके बदले में कोई वस्तु ही सामने ली जाती थी। लेकिन आज की प्रचलित पद्धति मुद्रा विनिमय है, जिसमें वह वस्तु को देने के बदले में मुद्रा अर्थात पैसा लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने गरीब मजदूरों और कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग आ जाने के कारण से ये गरीब मजदूर वर्ग है, वो जो अपने पुराने समय से काफ़ी समय से अपने पैतृक काम धंधे चलाते आ रहे हैं, वो काम धंधे मशीनी युग आ जाने के कारण नष्ट हो गए हैं। लोगों को आज की चमक धमक के पीछे लोग पैतृक धंधों की ओर ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए इन मजदूर वर्गों के जो भी काम धंधा आता था, उनका जो पैतृक काम था वो उनका नष्ट हो गया, इसलिए वो बेरोजगार हो गए। इसी तरह की हालत इस पाठ में बदलू काका की भी हुई है। कांच की चूड़ियाँ आ जाने के बाद बदलू काका जो पैतृक धंधा लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे, वो काम बंद हो गया है। इस पंक्ति में लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इसका जवाब है, बदलू काफ़ी समय से अपने पैतृक धंधे लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रहा था, लेकिन जब से शहर में कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, गाँव में भी कांच की चूड़ियाँ सब पहनने लगे, लोग कांच की चमक के पीछे लाख की चूड़ियाँ लेना बंद कर दिया। इसलिए मजबूर होकर बदलू को अपने लाख की चूड़ियाँ बेचने का कार्य बंद करना पड़ा। लेखक जब बदलू काका से मिलने काफ़ी समय बाद उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, तो बदलू काका की यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका जवाब है, मशीनी युग आ जाने से कांच की चूड़ियाँ बेचने लगी, औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। इसके कारण बदलू काफ़ी समय से जो लाख की चूड़ियाँ बेचने का कार्य कर रहा था, वो काम उसको मजबूर होकर बंद करना पड़ा, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ अब कोई खरीद ही नहीं रहे थे। लाख की चूड़ियों का धंधा बंद कर देने के कारण बदलू के पास और कोई काम धंधा नहीं था। वह गरीब हो गया, उसके पास खाने के पैसे तक नहीं होते। उसके पास एक गाय थी, लेकिन उसको खिलाने के भी पैसे नहीं होने के कारण उसको अपनी गाय तक बेचनी पड़ गई थी। और बेरोजगार हो जाने के कारण बदलू बीमार रहने लगा, परेशान रहने लगा और उसकी हालत भी खराब होने लगी। अगला प्रश्न है,
लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है और लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से गोलियां बनती है, खिलौने बनते हैं और घर के सजावटी सामान भी बनते हैं। अगले प्रश्न है भाषा की बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं, जैसे कि मोहन आ रहा है, राम जा रहा है, वह खा रही है, ये साधारण वाक्य है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। ऐसे वाक्यों को व्यंग्यात्मक भी कहते हैं और लक्षणात्मक भी कहते हैं। यह शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 भाग होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, व्यंग्यात्मक शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। मैं अपने अगले वीडियो में आपको शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगी। आज संक्षेप में मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि एक उदाहरण है, आजकल बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं अब पहले जैसी औलाद कहाँ। इसका मतलब बुजुर्ग व्यक्ति इस वाक्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पहले के समय में जो बच्चे होते थे वो बड़ों की बात मानते थे, बड़ों की इज्जत करते थे, संस्कारी होते थे। उनको जो भी संस्कार बातें सिखाई जाती थी वे उसका अनुसरण करते थे। लेकिन आज के समय में बच्चे वैसे नहीं हैं। आज के समय में बच्चे इनमें से किसी गुण को नहीं अपनाते। वे बड़ों की इज्जत नहीं करते। उनको जो करना होता है वो अपने मन की करते हैं। इसलिए इस एक वाक्य में इस एक वाक्य को सारांश रूप में व्यक्ति कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग ही निकलता है। इसी तरह से आप भी 5 वाक्य बनाइए जिसका विस्तार से उसका अर्थ भी स्पष्ट कीजिए और मुझे कॉपी में लिख के भेजिए। दूसरा प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा। अब कहानी के पात्र की दृष्टि से देखें तो बदलू एक पात्र है, कैरेक्टर है इस कहानी का। और भाषा की व्याकरण की दृष्टि में देखें तो बदलू एक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि लल्ला, रज्जू, आम, कांच, गाय इत्यादि, जिससे व्यक्ति का बोध होता हो। जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का पता चलता हो, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या न वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। जिनसे अनुभव होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। आप इस पाठ में आए हुए तीनों तरह की संज्ञाएं जो है उनके सामने उनके पाठ में उनको लिखिए और मुझे भेजिए। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन हो, अर्थ में नहीं। ऐसे कुछ शब्द हैं, इंसान, इंसान मतलब मनुष्य, रंज यानी दुख, गम यानी मायूसी, जिंदगी यानी जीवन, औलाद यानी संतान,
आप भी इस तरह के कोई वाक्य ले सकते हैं जिनको हिंदी में कुछ और कहते हैं, लेकिन गांव में प्रचलित भाषा में उनका अलग भाषा में बोला जाता है, लेकिन उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता, अर्थ वही रहता है, बस शब्दों का उच्चारण चेंज हो जाता है। आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थ को भी आप पढ़ें और कॉपी में लिख के मुझे भेजें। सभी प्रश्नों उत्तर याद करें और कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिख के मुझे भेजें। धन्यवाद।